हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके द रिएक्शंस जनरली इन्वॉल्व द एमिशन ऑफ अ पार्टिकल एंड और एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी एक अपने आप से होने वाला स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है जिसमें जो एक बाहरी नाभिक है या अस्थायी नाभिक है वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है और इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो जो एक अनस्टेबल या अस्थायी नाभिक होता है वो या तो पार्टिकल उत्सर्जित करता है या फिर एनर्जी या दोनों उत्सर्जित करता है और किस में चेंज हो जाता है, एक स्थायी नाभिक में चेंज हो जाता है। For each type of decay, the equation is balanced with regard to atomic number and atomic mass. अब जैसे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते थे कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, 3 या इस तरीके से के नंबर लिखे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसी तरीके से हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी बैलेंस करना होता है। यहाँ हम क्या चीज़ बैलेंस करेंगे, यहाँ हम उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को बैलेंस करेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक और उसका द्रव्यमान। In other words, the total atomic number before and after the reactions are equal. तो कुल मिला के क्या होना चाहिए कि एक रिएक्शंस में, रिएक्शन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं और रिएक्शन होने के बाद में दोनों में परमाणु क्रमांक नंबर हमारे सेम होने चाहिए एंड द टोटल एटॉमिक मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन आर इक्वल। और उसी तरीके से टोटल जो द्रव्यमान है वो भी हमारा सेम होना चाहिए, रिएक्शन के इस तरफ भी और रिएक्शन के दूसरी तरफ। Transmutation, when particles break down in the nucleus in an atom of an element, the element changes into another element and this is called transmutation. अब जो खास बात है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वो खास बात क्या होता है, उसमें तत्वांतरण होता है, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व में चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बदल जाता है। और हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक के बदलते ही तत्व बदल जाता है। जैसे अब ये देखिए आप, ये अपन ने अल्फा डीके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्लूटोनियम था और इसके बाद में किस में चेंज हो गया, यूरेनियम में चेंज हो गया और साथ में हीलियम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन या तत्वांतरण। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की विकिरणें यहाँ पर उत्सर्जित होती हैं। गामा एमिशन इज द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन ऑफ इन द मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। गामा जो होती है वो हाई एनर्जी, बहुत उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विकिरण है। गामा रेज आर नॉट मैटर, दे आर एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, गामा जो विकिरण है वो सिर्फ एनर्जी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई मैटर नहीं है। Therefore, they are not involved in balancing the nuclear equation. इसलिए जब हम न्यूक्लियर अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो उसमें इसका कोई भी पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ हम क्या चीज़ बैलेंस करेंगे, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, और वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं है, इसलिए गामा रेडिएशन का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर वेरी डैमेजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू शील्ड अगेंस्ट, लेकिन अब वो बहुत ही घातक होती है और उनको रोकने के लिए हमें या तो लेड शीट या फिर कंक्रीट का यूज़ करना पड़ता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, द रेडियो एक्टिव डिके एमिशन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। अब जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव क्षय होता है, अस्थायी नाभिक स्थायी में चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का और पॉजिट्रॉन का। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, एमिशन ऑफ ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। फिशन होता है जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, उसमें नाभिक ही टूट जाता है। और फ्यूज़न होता है जिसमें दो नाभिक मिल जाते हैं और कॉम्बिनेशन होता है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, फिशन एंड फ्यूज़न, ये 4 तरीके हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में पढ़ते हैं एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे पढ़ते हैं, उस तरीके से यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस जब हम में जो खास बातें होती हैं वो या तो रेडियो एक्टिव डिके होगा या फिर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगा, फिशन होगा या फिर फ्यूज़न होगा। गामा एमिशन generally accompanies with radioactive radiation because it is the energy lost from settling within the nucleus after a change.
ये गामा रेडिएशंस के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये एनर्जी होती है इनमें सिर्फ। तो जैसे अपने ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, तो ये यहाँ पर गामा रेडिएशंस हुई, ये किस चीज़ को दिखाएगी? सिर्फ एनर्जी को, सिर्फ ऊर्जा को दिखाती है। इनके पास ना तो कोई परमाणु क्रमांक है और ना ही इनके पास कोई द्रव्यमान है, इसलिए हम यहाँ पे 0 और 0 लिखते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये परमाणु क्रमांक है और ये इसका द्रव्यमान है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमने जब कहा था कि हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ओके, तो कैसे करेंगे? ये वाला जो हमारा एरो है ये बिफोर रिएक्शन और ये हमारा आफ्टर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के बाद में। तो मास कितना है? 238। यहाँ पे कितना है? 234 प्लस 4 कितना हो गया? 238। यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है? 92। रिएक्शन के बाद कितना हुआ? 90 प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया? 92। और एनर्जी हमारी कितनी निकली? गामा रेडिएशंस। अब अल्फा पार्टिकल एमिशन या अल्फा पार्टिकल जब उत्सर्जित होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हैपन्स व्हेन द एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 83। अगर परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा है, then 2 protons loss brings the atom down and to the left toward the belt of the stable nuclei. अल्फा पार्टिकल के 83 से ऊपर अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। अल्फा पार्टिकल एमिशन आपको दिखाया है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? हीलियम 4 उसका द्रव्यमान संख्या है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब जब इसका एमिशन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी रीजन था जो अपन ने इससे पहले वाले में देखा था, देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा क्योंकि परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ गई? 2 की कमी आ गई। और यूरेनियम से अब ये चेंज किस में हो गया? थोरियम में चेंज हो गया। तो एक तत्व किस चीज़ में बदल गया? दूसरे तत्व में बदल गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशंस। नेक्स्ट तरीका क्या है? बीटा एमिशन। अ बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज कितना है? -1 इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एज अ न्यूट्रॉन इन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन। अब देखिए कार्बन 14 6 किस में चेंज हो गया? नाइट्रोजन में। और साथ में क्या निकल गया? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मतलब देखिए द्रव्यमान 0 है और ये चार्ज कितना हो गया? -1। तो कार्बन किस में चेंज हो गया? नाइट्रोजन के अंदर चेंज हो गया। अब ये वाला चीज़ है कि हम कार्बन को अगर नाइट्रोजन में चेंज करना चाहें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है। वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करने पड़ेगा, किसी चीज़ को ऐड हो सकता है लेकिन तत्व दूसरे तत्वों में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात क्या है? एक तत्व दूसरे तत्वों में चेंज हो सकता है। अब बीटा पार्टिकल अगर कहीं से एमिट होता है, विकिरण निकलती है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। Happens to the nuclei with high neutron and proton ratio, a neutron becomes a proton causing a shift down and to the right on the stability graph. तो जो हमारा स्टेबिलिटी ग्राफ है उसके राइट डायरेक्शन में ये मूव करेगा या चेंज हो जाएगा। Positron emission. A positron is an antimatter particle that has the same mass as an electron but has a positive charge. A positron is emitted from the nucleus as a proton is converted to the neutron. अब जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी मैटर पार्टिकल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉन का जितना ही द्रव्यमान होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? +1। ये वाला आपका पॉजिट्रॉन है। देखिए फ्लोरीन से हम इसमें किस में चेंज हो गए? ऑक्सीजन। ठीक है, द्रव्यमान में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका कोई द्रव्यमान है ही नहीं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 था, यहाँ पे 8 है, तो 8 + 1 कितना होगा? 9। अब पॉजिट्रॉन एमिशन का क्या फ़र्क पड़ेगा? एलिमेंट हमारा इस रेंज में आ जाएगा। Happens to the nuclei with a low neutron and proton ratio, a proton becomes a neutron causing a shift up and to the left. अप और लेफ्ट डायरेक्शन में न्यूक्लियाई है वो चेंज हो जाए। अब इस ग्राफ में अपन को पूरा दिखाया है, यहाँ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर
हमारा बीटा पार्टिकल है और यहाँ पर हमारा पॉजिट्रॉन। दिस ग्राफ शो ऑल द ट्रेंड्स ऑफ द डीके एंड द बैंड ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो हमारा ये आपको दिखाई दे रहा है ये तो क्या स्टेबल न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन की वजह से चेंज होगा, यहाँ पे हमारा पॉजिट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे बीटा वालों की वजह से। और ये है क्या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अब है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशंस कि किस रेडिएशन में भेदन क्षमता कितनी ज़्यादा है। तो देखिए अल्फ़ा आपका यहीं रुक जाएगा, बीटा पार्टिकल्स यहाँ जो शीट ऑफ पेपर है यहाँ पे आके रुक जाएगा, लेकिन जो हमारी गामा रेडिएशंस होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके लिए हमको लेड या कंक्रीट यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस। अब इस सबको अपन समराइज़ करके एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स, इसका सिंबल ये है 4 मास एंड 2 एटॉमिक नंबर, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर इसका एमिशन होता है, अगर ये उत्सर्जित होता है तो द्रव्यमान में कितनी कमी हो जाएगी 4 की, क्योंकि इसका 4 द्रव्यमान है। और परमाणु क्रमांक में कितनी कमी हो जाएगी 2 की। व्हाट इज हैपनिंग, हीलियम न्यूक्लियस इज गिवन ऑफ, और इसको हम ब्लॉक किसके द्वारा कर सकते हैं, एक पेपर के द्वारा। मतलब अल्फा पार्टिकल को हम एक पेपर के द्वारा भी रोक सकते हैं। बीटा पार्टिकल है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, द्रव्यमान इनका कुछ भी नहीं है इसलिए द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, और इस पर चार्ज -1 है तो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होगा जो परमाणु क्रमांक है वो 1 आपका बढ़ जाएगा। ये कब होता है, जब न्यूट्रॉन चेंजेस होते हैं किसमें, प्रोटॉन्स में। और इसको अगर हमें रोकना है तो किसी भी मेटल या धातु की शीट इसको रोक सकती है। तीसरे तरीके के पार्टिकल जो इसमें से उत्सर्जित होते हैं वो क्या होते हैं, गामा रेडिएशंस। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। दीज आर हाई स्पीड फोटोन्स। इन पर कोई भी मास नहीं होता इसलिए यहाँ द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। इनका कोई परमाणु क्रमांक नहीं है इसलिए परमाणु क्रमांक में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कब निकलते हैं, जो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल के साथ में निकलते हैं। और इनको अगर हमें रोकना हो तो पार्शली बाय लेड एंड कंक्रीट, लेड या कंक्रीट के द्वारा हम इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के बारे में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।